नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुरानी कहानियों के समंदर में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। कहानी है एक डॉक्टर और कुत्ते की अजब कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही भला अमीर आदमी रहता था। उसके केवल एक ही बच्ची थी। यह बेटी अपने पिता को बहुत प्यारी थी। रमेश अपने जिले में अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जायदाद भी थी। तो उसने अपनी बेटी अनीता को संतों की सीख सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, और जो कुछ उसने मांगा उसे दिया। वह उस फूल जैसी ही मीठी थी जिससे उसने अपना यह नाम लिया था। वह अपने पिता की हर बात बहुत ध्यान से सुनती थी और उनको बिना दूसरी बार कहे ही मान भी लेती थी। उसका पिता उसके लिए अक्सर हर तरह की और हर शक्ल की पतंगें खरीदा करता था। मछलियों की, चिड़ियों की, तितलियों की, छिपकलियों की और बड़े बड़े ड्रैगनों की। उनमें से एक पतंग ऐसी भी थी जिनकी पूंछ 30 फीट से भी ज्यादा लंबी थी। रमेश को अपनी अनीता के लिए पतंग उड़ानी बहुत अच्छी आती थी। वह तितली और चिड़ियों वाली पतंगें इतनी अच्छी उड़ाता था कि अगर उसे कोई दूर से उड़ाते देख ले तो वह यही कहेगा यह कोई सच्ची तितली या चिड़िया उड़ रही है। फिर वह पतंगे की डोर में कोई छोटा सा पत्थर बांधता और अपने हाथ इधर उधर हिलाता, जिससे गुनगुनाने जैसी आवाज निकलती। उसे सुनकर उसकी बेटी खुशी से ताली बजाते हुए कहती, पिताजी, यह तो हवा के गाने की आवाज है। वह हम दोनों के लिए पतंगे के गीत गा रही है। अगर उसकी बच्ची जरा सा भी कभी शैतानी करती तो कभी कभी उसे सिखाने के लिए रमेश बहुत सारे शब्द कागज पर लिखकर उनको पतंगों की डोर में बांध देता। फिर बेटी अपने पिता से पूछती, यह आप क्या कर रहे हैं पिताजी? ये अजीब से कागज क्या हैं? इस हर कागज पर भी पाप लिखे हुए हैं जो हमने किए हैं। उसकी बेटी अनीता ने पूछा, पाप क्या होता है पिताजी? रमेश कहते हुए बोला, पाप जब अनीता शैतानी करती है उसे पाप कहते हैं। तुम्हारी बूढ़ी दादी तुम्हें डांटने से डरती है, और अगर तुम्हें एक अच्छी स्त्री के रूप में बड़ा होना है तो तुम्हारे पिता को तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि क्या ठीक है। उसके बाद रमेश पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाते घरों की छतों के भी ऊपर। जब उनकी सारी डोर खत्म हो जाती तब वह दो बहुत नुकीले पत्थर उसमें बांधते और उन्हें अनीता को पकड़ाते हुए कहते, बेटी, अब तुम इस डोर को काट दो तो हवा उन पापों को उड़ाकर ले जाएगी जो इन कागज के टुकड़ों पर लिखे हैं। अनीता भोलेपन से कहती, पर पिताजी, यह पतंग कितनी सुंदर है। क्या हम अपने पापों को और थोड़ी देर के लिए नहीं रख सकते? उसके सवाल पर रमेश अपनी हंसी रोकते हुए कहते, नहीं बेटी, अपने पापों को अपने पास रखना बहुत बुरी बात है। गुड़ खुशी की नींव है। जल्दी करो और डोर काट दो। अब अनीता तो बहुत ही आज्ञाकारी थी। कम से कम अपने पिता के कहते ही हुए तुरंत ही डोर काट देती और फिर अपने पतंग के उड़ जाने पर बच्चों की तरह रोती। वह बड़ी निराशा से देखती रहती कि हवा उसकी प्यारी पतंग को उड़ाई लिए जा रही है, दूर दूर और बहुत दूर। अपनी आंखों पर जोर डालकर वह उसे तब तक देखती रहती जब तक वह उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल नहीं हो जाती। तब रमेश कहते, अब तुम हंसो और खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे पाप उड़ गए हैं। पर ध्यान रखना कि अब कोई और पाप इकट्ठे मत करना। अनीता को पंच और जूड़ी शो देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यह पुराने ढंग का शो छोटे छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता था। शायद यह तुम्हारे दादा के पैदा होने से भी 3000 साल पहले का था। यह भी कहा जाता है कि जब बादशाह ने पहली बार इन छोटी छोटी मूर्तियों को नाचते देखा तो वह यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया कि उनमें से एक मूर्ति उसकी पत्नी की तरफ देखकर आंखें मटका रही थी। उसने इस शो को दिखाने वाले को मौत की घाट उतारने का हुक्म दिया था, पर फिर बड़ी मुश्किल विनती करके अपनी जिंदगी वापस पा सका था कि वे पुतलियां जिंदा नहीं थी, केवल कपड़े और मिट्टी की बनी थी।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनीता इस पंच और जूडी शो को बहुत पसंद करती थी। अगर भगवान के बेटे ने खुद भी इससे धोखा न खाया होता कि वे सचमुच के खून और मांस के बने हुए लोग थे। पर अब हमें अपनी कहानी पर जल्दी ही आना चाहिए, वरना तो हमारे कुछ पढ़ने वाले पूछने लगेंगे, कहानी में डॉक्टर कुत्ता कहाँ है? क्या तुम इस कहानी के हीरो को नहीं ला रहे? एक दिन अनीता एक छायादार जगह में बैठी हुई थी, जहां से एक बहुत छोटा सा मछलियों वाला तालाब दिखाई देता था। अचानक उसके पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। दर्द की वजह से उसने अपने एक नौकर को भेजकर अपने पिता को बुलवाया और वह खुद बेहोश हो गई। उन्होंने तुरंत ही अपने परिवार के डॉक्टर को बुलवाया। पिता अपनी बेटी को तुरंत ही बिस्तर पर लिटाने के लिए ले गया। हालांकि वह अपने बेहोशी से थोड़ा सा ठीक हो चुकी थी, पर उसका वह तेज दर्द अभी भी वैसा ही था। वह बेचारी लड़की तो दर्द के मारे बस मरने वाली ही हो रही थी। जब वह होशियार डॉक्टर घर आया और उसने अपने बड़े बड़े चश्मे से उसकी तरफ देखा, तो वह उसके दर्द की वजह नहीं बता सका। खैर, अपने कुछ डॉक्टरों की तरह से उसने इस बारे में अपनी अज्ञानता नहीं जताई, बल्कि उसे पीने के लिए बहुत सारा गर्म पानी बता दिया और उसके बाद हिरन के सींग के पाउडर और कछुए की सूखी खाल के पाउडर को मिलाकर खाने के लिए बता दिया। बेचारी अनीता 3 दिन तक ऐसी ही दुखी हालत में पड़ी रही। सो ना पाने की वजह से पल पल वह और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। जिले का हर डॉक्टर बुलाया गया। 2 डॉक्टर जो वहां के मशहूर शहर से आए थे, पर सब बेकार रहा। यह एक ऐसा रोग था जो डॉक्टरों के बस में नहीं था। यहाँ तक कि बहुत अक्लमंद डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। निराश पिता के रखे गए इनाम को पाने के लिए इन डॉक्टरों ने हर पृष्ठ छान मारा, पर उन्हें इस रोग की कोई दवा नजर नहीं आई। एक विचार यह भी आया कि एक खास डॉक्टर को बुलाया जाए जो एक दूसरे शहर में रहता था और जिसे रोगों और इलाज की अच्छी जानकारी थी। वह शैतानी रोगों का इलाज भी करता था, पर रमेश को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि इससे वहां की जनता में डर फैल सकता था। तब रमेश ने अपनी बेटी की बीमारी के लक्षण बताते हुए एक घोषणा जारी की कि जो कोई उसकी बेटी का इलाज करके उसे ठीक करेगा और उसकी खुशियां वापस लाएगा, वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देगा और साथ में एक अच्छा खासा दहेज भी देगा। ये सोचते हुए कि जितना उसके हाथ में था उतना उसने कर दिया। वह उसके पलंग के पास बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसकी इस घोषणा के जवाब में अपनी होशियारी आजमाने के लिए राज्य के हर कोने से अनीता को देखने के लिए लोग आए। डॉक्टर, बूढ़े, जवान। जब उन्होंने अनीता को और उसे दहेज में दिए जाने वाले चांदी के जूतों के बहुत बड़े ढेर को देख लिया, तो वे अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी बीमारी का इलाज करने में जुट गए। कुछ तो उसकी सुंदरता से प्रभावित थे और कुछ उसके सम्मान से, जबकि कुछ उसके पिता के दिए जाने वाले दहेज से। पर दुख होता है बेचारी अनीता के लिए कि उनमें से कोई भी अनीता का इलाज नहीं कर सका। एक दिन जब वह अपनी बीमारी से कुछ अच्छा महसूस कर रही थी, उसने अपने पिता को बुलाया और अपने छोटे छोटे हाथों से उनका हाथ पकड़कर बोली, आपके प्यार के लिए क्या यह अच्छा नहीं होता कि मैं जंगल में अपनी इस मुश्किल लड़ाई को खत्म करती, या फिर जैसा कि दादी कहती थी, आकाश में ऊंचे उड़ जाओ आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी अकेली बच्ची हूँ। खास करके जब आपके कोई बेटा नहीं है। मैं जिंदगी से कितना लड़ रही हूँ, पर अब मुझे लगता है कि अगली बार जो दर्द उठेगा तो वह तो बस मेरी जान ही लेकर जाएगा। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहती। इधर अनीता रो रही थी जैसे बस उसका दिल ही टूट जाएगा। उधर उसका पिता भी रो रहा था, क्योंकि जितना वह सह रही थी उतना ही ज्यादा वह उसे प्यार करता था। तभी उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। अनीता चिल्लाई, पिताजी, मेरा दर्द वापस आ रहा है। अब मैं बहुत देर जिंदा नहीं रहूंगी। नमस्ते पिताजी। यहाँ आकर उसकी आवाज टूट गई और एक बहुत जोर की सिसकी के साथ वह उसके पलंग के पास से चला गया और बाहर जाकर एक ब्रेंच पर बैठ गया। उसका सिर उसकी छाती पर लटका हुआ था
उसकी आंखों में बड़े बड़े नमकीन आंसू उसकी लंबी सफेद दाढ़ी पर गिर रहे थे। जब रमेश ऐसे दुखी बैठे हुए थे कि उन्होंने कुत्ते की एक हल्की आवाज सी सुनी। उन्होंने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो देखा कि उनके सामने एक पहाड़ी कुत्ता खड़ा हुआ था। उस कुत्ते ने सीधे रमेश की आंखों में ऐसे देखा जैसे कोई आदमी दुखी नजर से देखता है कि रमेश को उससे पूछना ही पड़ गया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मेरी बेटी को ठीक करने? इसके जवाब में कुत्ता अपनी पूंछ को बहुत तेजी से हिलाते हुए 3 बार भौंका और फिर उस कमरे के खुले दरवाजे की तरफ चला गया जिसमें वह लड़की लेटी हुई थी। इस समय तक रमेश हर तरह का इलाज करने को तैयार थे, सो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और खुद भी उसके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि कुत्ते ने अपने अंगले पैरों के पंजे उसके पलंग के किनारे पर रखे और अनीता के शरीर को कुछ देर तक देखता रहा। फिर एक पल के लिए उसने अपने कान उसके दिल पर रखे। फिर खासकर उसने अपने मुंह से एक छोटा सा पत्थर उस लड़की के हाथ पर रख दिया। उसके बाद उसने अपने दाएं पंजे से उसका वह हाथ उसके मुंह तक किया ताकि वह उसे निगल सके। अनीता ने अपना चेहरा घुमाया तो उसके पिताजी ने भी उससे कहा कि वह कुत्ते की बात मान ली, क्योंकि इस डॉक्टर कुत्ते को पहाड़ों की परियों ने उसे ठीक करने के लिए भेजा है, जिन्होंने उसकी बीमारी के बारे में सुना और जो तुमसे जिंदगी वापस लाने की इच्छा रखती हैं। उसने बड़ी नम्रता से उसके माथे को अपनी कोमल उंगलियों से छूते हुए जवाब दिया, मैं दुखी तो थी पर केवल आपकी दुखी होने को सोचकर, केवल यह सोचकर कि मैं हर रोज आपको देखना कितना पसंद करती हूँ, केवल यह सोचकर कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं अपने पति के साथ कितना खुश थी। क्योंकि पिताजी, यह कोई केवल जानवर नहीं है जो आपके पास खड़ा है, ये डॉक्टर कुत्ता जिसने मेरा इलाज किया और इस तरह से आपके वायदे के अनुसार इसका मेरे ऊपर अधिकार हुआ। यह कोई कुत्ता नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ा जादूगर है। यह अपनी मर्जी से हजारों बार अपनी शक्ल बदल सकता है। पिछली बार इसने एक पहाड़ी जानवर की शक्ल में यहाँ आने का विचार किया ताकि कोई इसके दूर बने महल में आ ना सके और उसका भेद ना पा सके। लड़खड़ाकर एक नई नजर से कुत्ते को देखते हुए बूढ़ा बोला, तो यह तुम्हारा पति है? जी पिताजी, मेरा दयालु और कुलीन पति, मेरे 3 बेटों का पिता। ये हैं आपके 3 पोते जिन्हें हम आपसे मिलाने लाए हैं। और तुम रहती कहाँ हो? उन बड़े पहाड़ों में एक गुफा में जिसकी दीवारें और फर्श क्रिस्टल के हैं, जिनमें चमकते हुए जवाहरात जड़े हुए हैं, जिनमें रखी कुर्सियां और मेजें सब जवाहरातों से जड़ी हुई हैं, जिसके कमरे हजारों हीरों की चमक से दमकते हैं। ओह, वह जगह तो भगवान के बेटे की जगह से भी अच्छी है पिताजी। हम वहाँ जंगली हिरणों और पहाड़ी बकरों का मांस खाते हैं और पहाड़ों की सबसे साफ नदियों में रहने वाली मछलियाँ खाते हैं। हम वहाँ सोने के प्यालों में उबाले हुए पानी पीते हैं क्योंकि वहाँ का पानी बहुत शुद्ध है। हम वहाँ उस खुशबूदार हवा में सांस लेते हैं जो पाइन के जंगलों से होकर आती है। हम केवल एक दूसरे से और अपने बच्चों से प्यार करने के लिए जिंदा हैं। पिताजी, हम बहुत खुश हैं। अब आप हमारे साथ चलिए और उसी पहाड़ में रहिए। भगवान करे वहाँ आप बहुत दिन जिंदा रहेंगे। बूढ़े ने अपनी बेटी को एक बार फिर से गले लगाया, बच्चों के साथ खेला जो अपने उस नाना की खोज से बहुत खुश थे जिसका उनको पता ही नहीं था। कहते हैं कि डॉक्टर कुत्ता और उसकी सुंदर अनीता से ये आदमियों की जानी पहचानी उस जाति की उत्पत्ति हुई है जो आज भी पहाड़ों में रहते हैं। यह कहानी हमने यहाँ इस वजह से तो नहीं कही है कि हमें उस जाति की उत्पत्ति बतानी थी, पर हमने सोचा कि शायद लोग उस कुत्ते का भेद जानना चाहें जिसने एक लड़की का इलाज किया है और उसे अपनी दुल्हन के रूप में जीत लिया था। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।